अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर आपके सामने पेश करूँ। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरऑल रोल क्या होता है एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो इसमें देखें ये तीन इसके मेन पॉइंट हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए गवर्नमेंट के काम कर होता है। एज ए गवर्नमेंट किस तरह कि इट प्रोवाइड्स द मीन्स एंड द एनवायरनमेंट फॉर प्रॉपर यूज़ ऑफ इट्स रिसोर्सेज, यानी जितने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा सके, तो इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर रिसोर्स एलोकेटर है। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं सारे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, मिसाल के तौर पे हार्ड डिस्क है, इसी तरह मेमोरी है, सीपीयू खुद है, तो या फिर कोई सॉफ्टवेयर है ऐसे जिसको शेयर किया जा सकता है, या फोल्डर हो गया। तो इस तरह के जो जितने रिसोर्सेज हैं तो उनको एलोकेट करने का जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि कैसे मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को, मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को इन रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से दिया जाना है। उसके बाद एज ए कंट्रोल प्रोग्राम भी इसका किरदार होता है या रोल होता है। तो एज ए कंट्रोल प्रोग्राम किस तरह के ये मॉनिटर कर रहा होता है। देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर प्रोग्राम्स एंड डिवाइसेस। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जो भी सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, जो भी डिवाइसेस इन ऑपरेशन होती हैं, तो उनको मॉनिटर करता रहता है मुसलसल ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं और उनकी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई प्रॉब्लम तो नहीं अकर हुआ, एटसेट्रा। जी अच्छा, अभी हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अहम जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं। तो इसी टॉपिक को कह सकते हैं आप। तो इसमें वन आफ्टर अनदर हम देखते हैं। सबसे पहले अच्छा, प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। एक जो रनिंग स्टेट में प्रोग्राम होता है उसे आप प्रोसेस कहते हैं। तो एक प्रोग्राम जिसको आपने हार्ड डिस्क के ऊपर सेव किया है, उसको बना के किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या आप तो वो जब तक सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के ऊपर होता है तो उसको प्रोसेस आप नहीं कह सकते। जब उसको आप रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो जो उसकी स्टेट होती है उसको आप प्रोसेस कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोसेसेस को भी कंट्रोल करता है कि मुख्तलिफ प्रोसेसेस जब चल रहे होते हैं तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उनकी जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो किन किन एक्टिविटीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, प्रोसेसेस की किन किन एक्टिविटीज़ को, तो वो नीचे यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ये इसमें 5 पॉइंट है। क्रिएशन एंड डिलीशन को कंट्रोल करता है। प्रोसेस कोई क्रिएट हो रहा है कब और उसको डिलीट कब करना है। सस्पेंशन यानी आर्जी तौर पे उसको रोकना है, कब रोकना है, और फिर रिज्यूम कब करना है, वहीं से दोबारा रीस्टार्ट कब करना है। फिर कोई ऐसा तरीक़ाकार देना कि प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन हो सके। तो सिंक्रोनाइजेशन ये हमने अलग से डिस्कस करनी है, आगे एक चैप्टर है उसके अंदर। तो सिंक्रोनाइजेशन का मुख्य बात ये अब इस वक्त आप समझ लें कि जब एक से ज़्यादा प्रोसेसेस किसी शेयर्ड रिसोर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मकसद ये होता है भी वो एक की वजह से दूसरा डिस्टर्ब ना हो सके, उसकी एग्जीक्यूशन डिस्टर्ब ना हो सके। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद ये है कि एक ऐसा तरीक़ाकार देना कि प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। इसी तरह मैकेनिज़म्स फॉर हैंडलिंग ऑफ डेडलॉक सिचुएशन। अगर डेडलॉक अगर हो जाता है, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस थे तो वो किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो जो अनअवेलेबल है, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसे हम डेडलॉक कहते हैं। डेडलॉक से रिलेटेड भी एक अलग चैप्टर है जो आगे हम स्टडी करेंगे। नंबर 2 देखें, मेन मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का
क्या मकसद है, ये एक प्रोसेस है टू ऑप्टिमाइज द यूज़ ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के इस्तेमाल को बेहतर से बेहतर करना, उसको बेहतर से बेहतर तरीके से यूज़ कर सकना, इसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी जो है मुख्तलिफ प्रोसेसेस को एलोकेट की जाती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और फिर उनसे वापस ली जाती है जिस वक्त ज़रूरत होती है। इस वक्त उन प्रोसेसेस को मेमोरी की ज़रूरत नहीं रहती है और किसी और प्रोसेस को अब ज़रूरत है तो उसको एलोकेट की जाएगी, और जो ओल्ड प्रोसेसेस होंगे जो इस वक्त सिस्टम से निकल रहे होंगे उनको मेमोरी नहीं चाहिए होगी तो वो डी एलोकेट की जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं मेमोरी से रिलेटेड, मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड। सबसे पहले वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क टेम्परेरीली एक्टिंग एज ए रैम। असल में होता ही है कि तकरीबन ज़्यादातर केसेस में यही होता है भाई, कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो जब भी कोई एप्लीकेशन चल रही होती है तो उसके लिए उसकी जो मेन मेमोरी है रैम वो कम पड़ जाती है, तो जितनी उसे चाहिए होती है इतनी रैम नहीं होती सिस्टम के अंदर। तो फिर क्या किया जाता है, हार्ड डिस्क का एक ख़ास पोर्शन जिसको आर्जी तौर पे मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो उस पोर्शन को वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। अब होता क्या है कि एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उस एप्लीकेशन को डॉज दे रहा होता है कि उसको वो पूरी मेमोरी जितनी उसे चाहिए होती है इतनी वो प्रोवाइड कर रहा होता है। वो कैसे? कुछ मेमोरी तो फिज़िकली होती है रैम के तौर पे, लेकिन कुछ मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क का एक एरिया मेमोरी के तौर पे बना के टेम्परेरी उसको कन्वर्ट करके तो वो दे देता है उस एप्लीकेशन को, तो उस एप्लीकेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता और वो चलती रहती है। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कुछ पोर्शन जो है इंस्ट्रक्शंस का वो उस वर्चुअल मेमोरी में मूव किया जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, और इसी तरह कुछ पोर्शन जो है वो वर्चुअल मेमोरी से मेन के अंदर लाया जाता है। तो ये सिलसिला बार बार इस तरह एक तरतीब से चलता रहता है। स्वैप फाइल क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट को स्वैप फाइल की मदद से इम्प्लीमेंट किया जाता है या अप्लाई किया जाता है। यानी वर्चुअल मेमोरी वो जो एरिया है वो असल में फाइल के तौर पे हैंडल किया जाता है, कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, पेजिंग क्या है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर टू वर्चुअल मेमोरी एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड ए पेज, एंड दिस ओवरऑल प्रोसेस। तो ये वर्चुअल मेमोरी से मेन मेमोरी की तरफ मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस का ट्रांसफ़र होना ये किस तरीके से होता है? ये कुछ ब्लॉक्स की शक्ल में होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस के ब्लॉक की शक्ल में, जिनको हम पेज कहते हैं, पेजेस कहते हैं। इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस को हम पेजिंग कहेंगे। एक ख़ास ब्लॉक जो होगा इंस्ट्रक्शंस का उसको तो हम पेज कहेंगे, और ओवरऑल ये जो ट्रांसफ़र हो रही है मेन से वर्चुअल की तरफ इसको पेजिंग कहेंगे। तो स्वैपिंग जो है उसको पेजिंग की मदद से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें बल्कि ये कहना चाहिए भाई पेजिंग को जो है वो स्वैपिंग की मदद से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा कुछ आगे पीछे, पेजिंग इज इम्प्लीमेंटेड। Then thrashing, a situation in which most of the time of operating system is wasted in paging instead of executing the program is called thrashing. अगर एक सिस्टम जिसका ज़्यादातर टाइम इसमें गुजर रहा है कि वो पेजेस को मूव कर रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज पे और फिर वापस ला रहे हैं बार बार, और ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो और वो कोई यूज़फुल किस्म का काम नहीं कर पा रहा, इसको थ्रैशिंग कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थी जिनको अपने याद रखना है अच्छी तरह। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन एक्टिविटीज़ का। जब हम मेन मेमोरी मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं तो कौन सी असल में एक्टिविटीज़ को वो कंट्रोल कर रहा होता है? कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर करेंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय होम, कि मेमोरी के कौन से हिस्से किस वक्त
कौन सा प्रोसेस उनको यूज़ कर रहा है। फिर ये कि डिसाइडिंग विच प्रोसेस टू लोड नेक्स्ट व्हेन मेमोरी स्पेस बिकम अवेलेबल। तो जब अवेलेबल हो जाती है मेमोरी की स्पेस तो फिर नेक्स्ट किस प्रोसेस को लोड करना है। एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू ए प्रोसेस। तो मेमोरी का एलोकेट किया जाना और डी एलोकेट किया जाना, तो ये 3 मेन काम है मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो परफॉर्म किए जाते हैं। अभी देखें सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। तो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट क्या है। सेकेंडरी स्टोरेज आपको पता है भाई परमानेंट स्टोरेज को कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क इसके एग्जांपल है, हार्ड डिस्क, यूएसबी और ये सीडी, डीवीडी वगैरह। तो इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। तो फ्री स्पेस मैनेजमेंट है मेन मेमोरी की तरह, जैसे पहले हमने देखा था। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर भी स्पेस की मैनेजमेंट की जाती है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ये रिकॉर्ड रखता है भाई किसी ख़ास डिवाइस के ऊपर कितना एरिया किस वक्त फ्री है और कितना हिस्सा जो है वो ऑक्यूपाइड है। फिर स्टोरेज एलोकेशन एंड डी एलोकेशन। तो किस सॉफ्टवेयर को, किस प्रोग्राम को जो है वो कितनी जगह एलोकेट करनी है, इस बात को वो कंट्रोल करता है। फिर डिस्क स्केजलिंग के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। डिस्क स्केजलिंग क्या होती है। डिस्क स्केजलिंग ये होती है भाई एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स यूज़ कर रहे होते हैं हार्ड डिस्क को, तो वो उधर भी जो है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर ख्याल रखना है कि किसको पहले सेकेंडरी स्टोरेज एलोकेट की जाए और किसको थोड़े डिले के बाद, कुछ देर के बाद एलोकेट की जाए और किसको कितनी एलोकेट की जाए। तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं ये डिस्क स्केजलिंग में आते हैं। उसके बाद आईओ सिस्टम मैनेजमेंट है। आईओ मीन्स के इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो ऑपरेशन है जिनका ताल्लुक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करने से होता है, तो उनको भी ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। तो कौन कौन से जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम आईओ को कंट्रोल करने में। तो एक बफर कैशिंग सिस्टम होता है इसके अंदर। आमतौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक बफर कैशिंग सिस्टम मेंटेन करता है। बफर कैशिंग सिस्टम क्या होता है कि बाज़ डिवाइसेस असल में स्लो होती हैं काफ़ी, जैसे कि पुराने दौर की फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती थी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और तो इसी तरह अब जैसे हार्ड डिस्क खुद है, तो हार्ड डिस्क भी ऐसे। तो जो स्लो डिवाइसेस होती हैं, इसके अलावा प्रिंटर भी है। तो मुख्तलिफ डिवाइस सिस्टम ये करता है भाई मेमोरी के अंदर एक एरिया रिजर्व कर देता है, तो उनका डेटा पहले उधर से उन डिवाइसेस से उस एरिया के अंदर लेके आता है, स्टोर करता है, और फिर फास्ट स्पीड से माइक्रोप्रोसेसर या सीपीयू वहाँ से रीड कर लेता है। तो इसी तरह अपोजिट भी इसी तरह होता है कि सीपीयू या माइक्रोप्रोसेसर ने जब किसी आईओ डिवाइस की तरफ, किसी स्लो आईओ डिवाइस की तरफ डेटा सेंड करना हो, तो पहले वो बफर एरिया के अंदर, रैम के अंदर स्टोर होता है, और सीपीयू वहाँ स्टोर करके तो वो कोई और काम करने लग जाता है, किसी और एप्लीकेशन को दे दिया जाता है, एलोकेट कर दिया जाता है, और जो स्लो डिवाइसेस हैं वो फिर उस बफर एरिया से रीड करती रहती हैं। ए जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस और ड्राइवर क्या होता है। डिवाइस ड्राइवर एक ख़ास किस्म का सिस्टम प्रोग्राम है जो कि मुख्तलिफ हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो आमतौर पे किसी भी हार्डवेयर डिवाइस के साथ उसके ड्राइवर्स प्रोवाइड किए जाते हैं या हमें उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी इसके का काम है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जर्नल किस्म के डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस का मतलब क्या है कि आपको अगर हार्डवेयर डिवाइस के ड्राइवर्स नहीं भी मिलते, तो टेम्परेरी वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो उसको जब आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो अगर मॉनिटर के डिस्प्ले कार्ड के VGA कार्ड के
तो वो काम कर रहा होता है, चल रहा होता है। तो वो कैसे कर रहा होता है, वो इस तरह भी विंडोज़ के अंदर एक जर्नल किस्म के डिवाइस ड्राइवर उसके लिए प्रोवाइड कर दिया गया। तो जो सही परफॉर्मेंस है वो तो उसका अपना स्पेसिफिक जो उसकी कंपनी का जो डिवाइस ड्राइवर होगा वो ही प्रोवाइड करेगा। तो ड्राइवर्स फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस ये अपनी डिवाइस के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर का आप याद रखें कि जब डिवाइस ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते हैं हम स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए भी, जब इंस्टॉल सिस्टम बन जाते हैं, यानी उसके बाद जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा वो ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगे मेमोरी के अंदर। नंबर 5 देखें, फाइल मैनेजमेंट है। तो फाइल्स और फोल्डर से रिलेटेड जो ऑपरेशंस है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल और फोल्डर्स का क्रिएट किया जाना और डिलीट करना, फिर इसी तरह कुछ रूल्स ऐसे सके, यानी उनको ठीक तरीके से मैनेज किया जा सके। मैपिंग ऑफ फाइल्स ऑन टू सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब कि फिजिकली इस बात का रिकॉर्ड रखना कि कौन सी फाइल या फोल्डर जो है वो फिजिकली हार्ड डिस्क के ऊपर या किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर कौन से ट्रैक के अंदर, कौन से सेक्टर के अंदर मौजूद है। एक टेबल होता है बाकायदा जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है, तो जिसको आप फाइल एलोकेशन टेबल भी कहते हैं। रीस्टोर ऑपरेशंस, तो फाइल्स को बैकअप करना और रीस्टोर करना, इससे रिलेटेड भी कुछ खास किस्म की यूटिलिटी प्रोग्राम देता है जिनकी मदद से आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 6 देखें, प्रोटेक्शन सिस्टम। तो प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है? प्रोटेक्शन सिस्टम ये होता है भी मेमोरी के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोडेड होते हैं, क्योंकि आजकल के जो सिस्टम है वो मल्टी प्रोग्राम सिस्टम है, तो एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र प्रोसेसेस लोडेड होते हैं। तो मेमोरी का जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो इस बात की गारंटी देता है कि एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस की स्पेस के अंदर इंटरवेंशन ना करे। तो इसी तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने उसके जो कंपोनेंट्स लोडेड हैं रैम के अंदर, तो यूज़र प्रोसेसेस उनमें भी इंटरवेंशन ना कर सकें। तो इसमें पर्टिकुलरली वो किन बातों का ख्याल रखता है? तो आप देखें कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड यूजेज, कि कौन सा जो कोई ख़ास जो सॉफ्टवेयर है वो जितना ही उसे अथॉरिटी दी गई है, जितने उसको रिसोर्स दिए गए हैं उनके उससे ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेसिफाई द कंट्रोल्स दैट आर टू बी इम्पोज, तो किस किस्म के कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने चाहिए उन एप्लीकेशंस के ऊपर, किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, प्रोवाइड, फिर इनको अप्लाई कैसे करना चाहिए, रूल होने कौन से चाहिए और फिर उनको अप्लाई किस तरह करना चाहिए। नंबर 7 देखें, नेटवर्किंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। तो नेटवर्किंग से रिलेटेड भी आजकल के ये मॉडर्न टाइप जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनके अंदर नेटवर्किंग से रिलेटेड अच्छे खासे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो नेटवर्किंग को हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एस्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ए लिंक बिटवीन नेटवर्क सिस्टम, एक से ज़्यादा सिस्टम्स के दरमियान जो लिंक है वो कैसे कायम हो रहा है एक नेटवर्क के अंदर। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द मल्टी प्रोसेसर्स, टाइटली कपल्ड या लूजली कपल्ड जो सिस्टम होते हैं, टाइटली कपल्ड और लूजली कपल्ड सिस्टम्स जो उनको कैसे कंट्रोल करना है उन प्रोसेसर्स को। इसी तरह कंट्रोलिंग द शेयर्ड रिसोर्स, अगर कोई रिसोर्स शेयर किया जा रहा है तो उसको उसकी शेयरिंग को किस तरीके से कंट्रोल करना है। कंट्रोलिंग द लॉगिन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ऑफ द यूज़र्स, तो यूज़र्स के लॉगिन प्रोसेस को कंट्रोल करना। इस तरह नंबर 8 देखें, कमांड इंटरप्रीटर। तो कमांड इंटरप्रीटर क्या होता है? इसको आप शेल भी कहते हैं।
तो ये इस तरह की एक यूटिलिटी है कि जिसकी मदद से आप कमांड्स ऑपरेटिंग सिस्टम की डायरेक्ट टाइप करके उनको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है विंडोज़ के अंदर। तो इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर यहाँ वाइंड अप करता हूँ। तो अभी इससे रिलेटेड अहम पॉइंट्स आप देख लें।